गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, जो भी राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत है उनका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर अगर देखो बात की जाए पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन चीजों से हमें पुराने समय के बारे में पता चलता है। देखो, साहित्यिक स्रोत अलग हो गए, जो लिखा हुआ है, रिटर्न है, वो तो होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य वाले स्रोत अलग हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ स्रोत ऐसे हैं जो क्या है कि पुराने समय से रिलेटेड है और उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अगर पुरातात्विक स्रोत में हम बात करें तो हमें अब अध्ययन करना पड़ता है अभिलेखों का और हमें अध्ययन करना पड़ता है मृद भांडों का। मृद भांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और हमें जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अंदर मुद्राओं का या सिक्कों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं तो प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे अभिलेख, मृद भांड और मुद्राएं। ठीक है, अभिलेखों में अगर बात की जाए तो अभिलेख कई तरह के होते हैं, जैसे शिलालेख। ठीक है, शिलालेख क्या हो गया, तो जैसे पत्थर होता है, अभिलेख जो भी होते हैं ना, अभिलेखों को खोद खोद कर उत्कीर्ण करके लिखा जाता है। ठीक है, उत्कीर्ण करके जो भी अभिलेख होते हैं उनको उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, यानी कि उनको खोद खोद के ठोक ठोक कर उनको लिखा जाता है। तो देखो, अगर बात की जाए शिलालेख, तो शिलालेख क्या हो गए, एक चट्टान होती है, चट्टान के ऊपर खोद खोद के छेड़ी हथौड़ी से जो लिखा जाता है उसी को ही शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख के अलावा गुहालेख। गुहालेख, गुहा का मतलब हो गया गुफा और लेख का मतलब लेख। गुफाओं के अंदर जो लिखे गए लेख हैं वो भी अभिलेखों में आते हैं और उन्हें गुहालेख कहा जाता है। इसके अलावा प्रशस्तियां। ठीक है, प्रशस्तियां भी क्या होती है, पत्थर पर ठोक ठोक के उत्कीर्ण करके बनाई जाती है। प्रशस्तियां जो होती है ये इसमें राजाओं की प्रशंसा लिखी रहती है। ठीक है, जैसे राज प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो मूर्ति लेख। मूर्ति लेख भी क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के अभिलेख हो जाएंगे। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो नेक्स्ट हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो हो जाते हैं मृद भांड। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। तीन तरह के मृद भांड पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न मृद भांड, मध्य मृद भांड और उच्च मृद भांड। ठीक है, काला प्लस लाल, काले और लाल जो भी मृद भांड है उन्हें निम्न मृद भांड कहा जाता है। जिसमें काला रंग और लाल रंग आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, वो निम्न मृद भांड कहलाएगा। मध्य मृद भांड में उल्टा हो जाएगा, मध्य मृद भांड में लाल प्लस काले। ठीक है, लाल और काले जो भी मृद भांड होंगे वो किस में डाल देते हैं, मध्य मृद भांड में डाल देते हैं। ठीक है, उच्च मृद भांड के अंदर आ जाते हैं धूसर, धूसर मृद भांड, धूसर चित्रित मृद भांड, ये सब उच्च मृद भांडों की श्रेणी में आते हैं। जो सभ्यता जितनी ज्यादा विकसित होगी वहां पर उतनी विकसित अवस्था के मृद भांड मिलेंगे। मान लो कि अगर सभ्यता निम्न स्तरीय है तो वहां पर निम्न स्तरीय मृद भांड ही मिलेंगे, जैसे काला और लाल। ठीक है, तो मृद भांड से भी सभ्यताओं के स्तर का पता चलता है। जिस तरह के मृद भांड होंगे उस हिसाब से वो सभ्यता मानी जाती है। मुद्राओं और सिक्कों का अध्ययन भी हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी देता है। ठीक है, पुरातात्विक समय के बारे में, ये पुराने समय के बारे में मुद्रा और सिक्के हमें बताते हैं। ठीक है, मुद्राओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है, मुद्राओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमिसमेटिक। ठीक है, जो मुद्राओं या सिक्कों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, न्यूमिसमेटिक, सिक्कों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति। तो ये क्या हो गए,
प्रमुख हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए जिसकी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अभिलेखों की चर्चा करनी है। मुख्य रूप से इस लेसन में हम अभिलेखों की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत हो गए। इसके बाद में देखो कोई भी पुरानी जगह है, मान लो कि जैसे बड़ली अभिलेख मिला, ये सब अभिलेख हमें मिले, तो इसको खुदाई करने का काम कौन करता है? ये सब जमीन के अंदर दबे हुए थे, तो इनकी खुदाई करने का काम जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो खुदाई वगैरह का काम करता है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। और अगर देखो बात की जाए इसका मुख्यालय कहां था या कहां है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर बात की जाए राजस्थान में पुरातत्व कार्य की शुरुआत, राजस्थान में पुरातत्व के कार्य की शुरुआत कब हुई है? तो 10 साल बाद में 1871 में हुई है। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई है? तो राजस्थान में पुरातत्व का जो नेतृत्व करता था उसका नाम है LCL कार्लाइल। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लेना है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो चैप्टर शुरू करने से पहले हम करते हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहला जो हमारा अभिलेख है वो है बड़ली अभिलेख। तो हमारा पहला अभिलेख कौन सा हो गया? बड़ली शिलालेख। तो पहले नंबर पे आ गया बड़ली शिलालेख। ठीक है, कब का है? तो 433 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। तो ये 433 ईसा पूर्व का है। विशेष बात क्या हो गई? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। पत्थर के ऊपर बना हुआ है, चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको शिलालेख कहा गया। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो बड़ली शिलालेख हो गया। और इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है कि भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है, भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख वो है पीपरवा शिलालेख। पीपरवा शिलालेख। और जो पीपरवा शिलालेख है ना, ये 487 ईसा पूर्व का है, और ये कब का है? 433 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो ये ज्यादा पुराना है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख हो गया पीपरवा शिलालेख। पीपरवा शिलालेख के बाद में दूसरा जो प्राचीनतम शिलालेख है वो बड़ली शिलालेख है। और ये जो बड़ली शिलालेख है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहां मिला, कहां पर मिला भाई ये? ठीक है, तो ये मिला भिलोत या शिलोत माता मंदिर। भिलोत या शिलोत माता मंदिर कहां पड़ता है? तो बड़ली। ठीक है, बड़ली में ये मंदिर पड़ता है, अजमेर में, बड़ली अजमेर में। ठीक है, तो बड़ली शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर से प्राप्त हुआ है। बड़ली गांव अजमेर से। यहां एक मंदिर था भिलोत या शिलोत माता मंदिर, उस मंदिर से ये प्राप्त हुआ है।
ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका खोजकर्ता, इसकी भाई खोज किसने करी है, तो इसकी खोज करता है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.H. ओझा इसके खोज करते हैं। ठीक है। वर्तमान में कहां है ये, वर्तमान में कहां है, तो देखो अजमेर के अंदर एक अकबर का किला है। ठीक है, अकबर का किला, जिसे मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है, अकबर का किला। अकबर के किले के अंदर एक राजपूताना संग्रहालय है। ठीक है, राजपूताना संग्रहालय। तो उस राजपूताना संग्रहालय में इस अभिलेख को रखा हुआ है। ठीक है, कहां है ये अकबर का किला, तो अजमेर में। ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी लिपि, तो इसकी लिपि कौन सी हो गई, इसकी लिपि हो गई ब्राह्मी लिपि, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि हो गई। तो ये जो मेन बातें थी, ये मेन बातें हो गई बड़ली शिलालेख की। ठीक है। नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है भाबरू का शिलालेख। तो नेक्स्ट शिलालेख हो जाएगा भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख कब का है, तो यह है 3री शताब्दी ईसा पूर्व का, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, अशोक के काल का है, अशोक का ही अभिलेख है ये। ठीक है। आपको इसके उपनाम ध्यान में रखने हैं, इसके उपनाम क्या है, तो देखो इसके उपनाम आपको दो ध्यान में रखने हैं। एक तो इसको कहा जाता है बैराट अभिलेख, और इसको क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाता है अशोक का लघु शिलालेख। ठीक है, ये दो उपनाम भी आपको इसके ध्यान रखने हैं, भाबरू शिलालेख के ही ये उपनाम है। ठीक है। और देखो अगर इसकी बात की जाए भाबरू शिलालेख की, तो ये मिला कहां, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ, तो ये देखो ये प्राप्त हुआ है बैराट, बैराट जयपुर से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है। बैराट में देखो 3 पहाड़ियां हैं, इस टाइप में 3 पहाड़ियां हैं। एक का नाम है बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी, दूसरे का नाम है भीम डूंगरी। ठीक है। और तीसरे का नाम है महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। ठीक है। तो ये जो बीजक डूंगरी या बीजक पहाड़ी जो है ना, यहीं से ये भाबरू शिलालेख जो है प्राप्त हुआ है। तो कहां से मिला है ये बैराट जयपुर से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। खोजकर्ता, इसकी खोज किसने करी है, इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है कैप्टन बर्ट, और कैप्टन बर्ट ने 1837 के अंदर इसकी खोज करी थी। ठीक है। अब ये जो शिलालेख जो है भाबरू शिलालेख, ये ऐसे एक चट्टान थी। ठीक है, चट्टान ऐसे थी, उस चट्टान पर गोलाकार रूप में लिखा हुआ था, मतलब ऐसे वृत्ता गोलाकार जो होता है ना, वृत्त के आकार में, गोलाकार आकार में लिखा हुआ था। तो इसकी कटाई की गई, और इसकी कटाई करके इसको भेज दिया गया एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कलकत्ता में। कब, 3 साल बाद 1870 में। तो इसकी खोज जो हुई है वो तो 1837 में हुई है। ठीक है। फिर इसकी कटाई करके इसे भेज दिया गया कलकत्ता के संग्रहालय में, जहां पर ये अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके आगे लिख लो 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय कहां पड़ता है, कलकत्ता, कोलकाता में भेजा गया। ठीक है। इसका लिपोग्राफ किसने तैयार किया, तो इसका जो लिपोग्राफ है वो तैयार किया गया है कैप्टन कटई के द्वारा। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये जो भाबरू शिलालेख है इसका लिपोग्राफ, इसका जो लिपोग्राफ है वो तैयार किया गया है कैप्टन
कटई के द्वारा। ठीक है, लिपोग्राफ क्या होता है? तो लिपोग्राफ का मतलब ये हो गया कि जो कटी छटी भाषा है उसको सही करना, उसको ऐसे आकार में लेके आना कि इसको पढ़ा जा सके। ठीक है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? लिपोग्राफ कहा जाता है, यानी कि इसको पढ़ने की अवस्था में लेकर आना। तो ये काम किसने किया है? कैप्टन कटई ने किया है। कटाई वटाई करके कैप्टन कटई ने इसका काम कर दिया, लिपोग्राफ। ठीक है, इसको पढ़ने का श्रेय, इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। इसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और इसमें क्या बात याद रखनी है? तो भाब्रू शिलालेख की विशेषताएं आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, किसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या यहां से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो नंबर 1 जानकारी, इसको इंपोर्टेंट करके लिख लेना, कि अशोक के बौद्ध अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। अशोक के बौद्ध अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, एकमात्र स्रोत, एकमात्र स्रोत। ठीक है, एकमात्र शिलालेख है जिसके ऊपर अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख से मिलता है। एकमात्र शिलालेख है जो हमें यह बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरी बात करें तो बौद्ध त्रिरत्न, बौद्ध त्रिरत्न, ठीक है, जिसमें किसको शामिल किया गया है? बुद्ध को, धम्म को और संघ को का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख भी हमें कहां मिल रहा है? भाब्रू शिलालेख में मिल रहा है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो बौद्ध त्रिरत्न का उल्लेख भी हमें भाब्रू शिलालेख से प्राप्त हो रहा है। और नंबर 3 आप ध्यान रख लेना कि अशोक द्वारा गो हत्या पर रोक, गो हत्या पर रोक का उल्लेख भी हमें भाब्रू शिलालेख से ही प्राप्त होता है। तो ये सब मेन जानकारियां हो गई भाब्रू शिलालेख से रिलेटेड। ठीक है, भाब्रू शिलालेख के बाद में नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है घोसुंडी शिलालेख। कहां पड़ता है? तो चित्तौड़ में। भाब्रू शिलालेख के बाद में नेक्स्ट शिलालेख हो जाएगा गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कब का है? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का लेख है। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गोसुंडी गांव, चित्तौड़ से। ठीक है, खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं कविराज श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है, कविराज श्यामल दास ददवाड़िया ने 1887 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता हो गए कविराज श्यामल दास। और अगर बात की जाए पढ़ने का श्रेय, पढ़ने का श्रेय इसे किसे दिया जाता है? तो इसे पढ़ने का श्रेय जाता है डॉक्टर भंडारकर को। ठीक है, डॉक्टर आरजी भंडारकर को इसको पढ़ने का श्रेय जाता है। और अगर बात की जाए इसकी लिपि, इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी भाषा, इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, याद रख लेना कि संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो किसका है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये इसकी लिपि कौन सी हो गई? ब्राह्मी लिपि हो गई। अब गोसुंडी शिलालेख जो है इससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है? ठीक है, जानकारी मिलती है या क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो जानकारी या विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता आप ध्यान में रखना कि
वैष्णव, वल्लभ या भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, राजस्थान में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, वल्लभ धर्म तीनों एक ही है, विष्णु के उपासक होते हैं। तो इसका जो सबसे प्रथम उल्लेख है वो हमें कहां मिल रहा है, तो गोशुंडी शिलालेख में हमको देखने को मिल रहा है। किसका? वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें गोशुंडी शिलालेख में देखने को मिल रहा है। दूसरी यहां पर जानकारी आप ध्यान रखना कि एक गज वंश था, गज वंश के शासक, गज वंश का एक शासक था जिसका नाम था सर्वतात। ठीक है, इसका पाराशर का पुत्र था ये, तो सर्वतात। तो गज वंश का शासक था सर्वतात। इसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ करवाने तथा विष्णु मंदिर में 4 दीवारी बनाने का उल्लेख है। ठीक है, एक विष्णु का मंदिर है यहां पर, तो उस विष्णु मंदिर में 4 दीवारी बनाने का और सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, तो गोशुंडी शिलालेख से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक बात और आप ये जो गोशुंडी शिलालेख है इसके बारे में ध्यान रख लेना कि ये जो विष्णु मंदिर है, यहां पर जो विष्णु मंदिर प्राप्त हुआ है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो यहां का विष्णु मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम विष्णु मंदिर है। ठीक है, यहां का जो विष्णु मंदिर है वो राजस्थान का प्राचीनतम विष्णु मंदिर है। तो ये मेन बात हो गई हमारे गोशुंडी शिलालेख से रिलेटेड। गोशुंडी शिलालेख के बाद में नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है नगरी का शिलालेख। ये भी कहां पड़ रहा है? चित्तौड़ में पड़ रहा है। तो अगला शिलालेख हो जाएगा नगरी। नगरी शिलालेख। ठीक है, कहां पड़ रहा है? तो नगरी चित्तौड़ में। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। भाषा है इसकी संस्कृत। ठीक है, नगरी शिलालेख की बात हो रही है तो इसकी भाषा क्या हो गई? संस्कृत। इसकी लिपि ध्यान रखना, नागरी लिपि, नागरी लिपि थी इसकी। ठीक है, और अगर इसमें बात की जाए तो यहां से क्या मिला है? तो यहां से वैष्णव पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैष्णव पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए, के साक्ष्य। ठीक है, ये विष्णु की पूजा कैसे की जाती है वो सब यहां पर जानकारी दी हुई है। और अगर बात की जाए वर्तमान में कहां है, तो वर्तमान में ये जो अभिलेख है नगरी शिलालेख ये उदयपुर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो उदयपुर संग्रहालय में है। उदयपुर संग्रहालय में इसको रखा गया है। अगला जो हमारा शिलालेख है उसका नाम है नांदसा यूप स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ ये मिला है। नांदसा यूप स्तंभ लेख। ठीक है, नांदसा यूप स्तंभ लेख। देखो इसकी अगर बात की जाए कब का है तो यहां पर हमें 2 तारीखें देखने को मिलती है। एक तो मिलती है 225 ईसा पूर्व, एक मिलती है 227 ईसा पूर्व। ठीक है, तो दोनों डेटें आपको ध्यान में रखनी है, 225 ईसा पूर्व या 227 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रमी संवत की बात की जाए, विक्रमी संवत, अगर विक्रमी संवत की बात की जाए तो 282 विक्रमी संवत की है ये।
ठीक है, 282 विक्रमी संवत की ये बात हो रही है। अगर बात की जाए इसकी कौन सा संवत था, तो विक्रमी संवत था इस टाइम। और देखो अगर बात की जाए नानसा यूप स्तंभ लेख की, तो कहां से मिला ये, कहां से मिला, तो ये मिला नांदसा गांव भीलवाड़ा। ठीक है, तो किस जगह से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें, भीलवाड़ा से यह अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। और देखो अगर इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना करता, इसकी स्थापना किसने करवाई, स्थापना करता, तो इसके स्थापना करता थे राजा सोम। ठीक है, राजा सोम के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो ये देखो ये जो स्तंभ है ना, ये ऐसे एक स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई तो है 12 फुट। ठीक है, तो नानसा यूथ स्तंभ लेख की ऊंचाई हो गई 12 फुट, और ऐसे एक गोलाई में बना हुआ है, गोल गोल गोलाई में बना हुआ है, यानी कि 5 फुट गोलाई में बना है। ठीक है, इसकी गोलाई की बात की जाए तो 5 फुट की गोलाई है। अब यहां से देखो 2 लेख मिले हैं, एक लेख यहां और एक लेख ऊपर की तरफ, 2 लेख मिले हैं। ठीक है, तो यहां से 2 लेख मिले, 2 लेख मिले। पहला जो लेख है इसमें 6 पंक्तियां हैं, और जो दूसरा लेख है उसमें 11 पंक्तियां हैं। ठीक है, 2 लेख मिले हैं। पहला लेख, पहले लेख में 6 पंक्तियां हैं, और दूसरा लेख, जो दूसरा लेख है उस दूसरे लेख के अंदर हमें 11 पंक्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, युग का मतलब होता है यज्ञ, तो इस अभिलेख से हमें पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जानकारी हमें यहां से क्या मिल रही है, तो पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिलती है, पौराणिक यज्ञों की जानकारी। युग का मतलब यज्ञ हो जाता है एक तरह से, तो पुरानी यज्ञों की हमें यहां से जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नानसा यूप लेख के बाद में नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है नागदा शिलालेख। नागदा पड़ता है उदयपुर में। 2 ही बातें बस इसकी याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है नागदा वाले में। तो नागदा शिलालेख की प्रमुख बातें क्या हो जाएगी, तो अगला है हमारा नागदा। नागदा की प्रमुख बातें क्या हो जाएगी, तो कहां पड़ता है, नागदा पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से बहुविवाह, बहुविवाह प्लस संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, नागदा में बस इतना ही ध्यान रखना कहां पर है ये, बाकी इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं है। ठीक है, नागदा के बाद में नेक्स्ट जो अभिलेख है उसका नाम है गंगधार शिलालेख। गंगधार शिलालेख, गंगधार शिलालेख। गंगधार कहां पड़ेगा, झालावाड़ में पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा शिलालेख है उसका नाम है गंगधार शिलालेख। गंगधार शिलालेख कब का है, तो ये है 423 ईस्वी का। ठीक है, कहां कहां से मिला है, तो ये मिला है गंगधार झालावाड़ से। गंगधार झालावाड़ से ये हमें प्राप्त हुआ है। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है, और क्या याद रखना है इसमें, ये याद रखना है कि सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें सामंती व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला है भंवर माता या भ्रमर माता। भंवर माता या भ्रमर माता शिलालेख। ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया भंवर माता या
भ्रमर माता शिलालेख कब का है? तो ये है 490 ईस्वी का। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है? तो इसमें हमें दो जानकारियां मिल रही है। पहली जानकारी तो हमें मिल रही है इसमें गंग वंश के गौर वंश के शासकों की। ठीक है, इसके अलावा ओलिवर वंश के शासकों की भी हमें जानकारी यहां से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जानकारी हमें एक तो हमें मिल रही है गौर वंश प्लस गौर वंश और ओलिवर वंश, गौर वंश और ओलिवर वंश की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब ये भंवर माता या भ्रमर माता शिलालेख जो है ना, इसमें दो बातें और याद कर लेना कि इसका रचयिता, इसका जो लेख है उसकी रचना किसने करी थी? तो वो करी गई थी ब्रह्म सोम के द्वारा। और इसका जो लेखक है उसका नाम है पूर्वा। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। ये जो भ्रमर माता या भंवर माता शिलालेख है, इसकी रचना किसने करी? यानी लेख जो है वो लिखने का काम तो किसने किया है? ब्रह्म सोम ने। और उसको ठोक ठोक कर, खोद कर लिखने का काम किसने किया है? पूर्वा ने किया है। ठीक है, यानी कि मैटर इसका था और छापने का काम कौन कर रहा है? पूर्वा कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान रख लेना। भंवर माता या भ्रमर माता शिलालेख के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो है दधी माता शिलालेख। इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? नेक्स्ट हो गया दधी माता। ठीक है, दधी माता शिलालेख कब का है? तो 608 ईस्वी का। ठीक है, दधी माता शिलालेख कब का है? 608 ईस्वी का। कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? तो गोठ मांगलोद नागौर। ठीक है, गोठ मांगलोद नागौर से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता हो जाएगी? तो इसकी विशेषता हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है ये, इसको आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब देखो ये जो दधी माता है ना, दधी माता, ये दधी माता एक का मंदिर है, दधी माता मंदिर। ठीक है, ये कहां पड़ता है दधी माता मंदिर? तो गोठ मांगलोद नागौर में पड़ता है। दधी माता का ये जो मंदिर है ना, ये प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। और अगर इस मंदिर की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण की शैली चलती थी जिसे कहा जाता था महामारू शैली। तो ये जो मंदिर है ये महामारू शैली में निर्मित है, महामारू शैली में निर्मित है। ठीक है, ये जो दधी माता है, दधी माता दादीश ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, तो ये दधी माता जो है ये दाहिमा तथा दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, कौन? दधी माता दाहिमा या दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये जो गोठ मांगलोद है ना, गोठ मांगलोद के आसपास का जो क्षेत्र है उसे दाहिमा कहा जाता है। लिख देते हैं इसको कि गोठ मांगलोद के आसपास का क्षेत्र, गोठ मांगलोद के आसपास का क्षेत्र दाहिमा कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप विशेष रूप से याद रख लेना। तो ये बात हो गई दधी माता शिलालेख की। दधी माता शिलालेख के बाद में जो नेक्स्ट शिलालेख है उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख, और ये कहां पड़ता है?
सिरोही में पड़ता है। 625 ईस्वी का है। तो नेक्स्ट जो हमारा शिलालेख है उसका नाम है बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। कहां? तो बसंतगढ़ सिरोही। ठीक है, कब का है? तो 625 ईस्वी का है साहब। ठीक है, और अगर देखो इसके बारे में बात की जाए तो इससे हमें जो मेवाड़ वंश का संस्थापक था शीलादित्य, शीलादित्य के बारे में हमें जानकारी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है संस्कृत, संस्कृत। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में कहां है? तो वही है जहां पर जो सबसे पहले पहले वाला हमने बड़ेली वाला पढ़ा था। कहां पर? राजपुताना संग्रहालय अजमेर में। वर्तमान में कहां है? राजपुताना संग्रहालय। राजपुताना संग्रहालय कहां पड़ता है? अजमेर। तो राजपुताना संग्रहालय अजमेर में इसको रखा हुआ है। ठीक है, जानकारी यहां से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? तो नंबर 1, ठीक है, मेवाड़ शासक शीलादित्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मेवाड़ का शासक था शीलादित्य, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 अगर बात करें तो जावर माता, जावर माता मंदिर निर्माण का उल्लेख हमें यहां से मिलता है। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो सामंती व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सामंती व्यवस्था का उल्लेख भी हमें इस बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना, दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख कौन से? राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का। ठीक है, पश्चिमी कर लेना भाई मेंशन। तो देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख हो गया बड़ली, भारत का दूसरा नंबर का हुआ बड़ली। ठीक है, दधी माता शिलालेख जो है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख हो गया। बसंतगढ़ शिलालेख की अगर बात की जाए तो बसंतगढ़ शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम शिलालेख हो गया। ठीक है, तो ये सब जो बातें थी इसको आप ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, ढंग से इसको याद कीजिए। आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, प्रशस्तियां हैं, उनको कवर करेंगे। होप आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा यूं ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।